मिस्टर राकेश यादव। या सी अभी लाइक हमारे मैनेजिंग कमिटी में से सिर्फ ना दो और लोग ही काम करे, लाइक ना चेयरमैन एंड सेक्रेटरी। रेस्ट मेंबर दे आर नॉन अपना वर्किंग नहीं कर रहे। और बाकी के 6 आदमी लोग ने रिजाइन कर दिया है, 6-7 आदमी लोग ने रिजाइन किया है। ओनली दो दो आदमी के ऊपर ये ना ये सब चल रहा है पूरा सोसाइटी। लाइक हमारे फ्लैट्स है अपना 1200 फ्लैट्स है। तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए, और इलेक्शन भी नहीं ले रहे उन लोग। इलेक्शन का भी हमने प्रोसेस दिया लेकिन इलेक्शन भी नहीं कर रहे। तो आपके सोसाइटी में 1000 फ्लैट्स के ऊपर हैं? 1200 फ्लैट्स है। वाह, बहुत बड़ी सोसाइटी है। सिर्फ दो ही आदमी काम कर रहे हैं। डिक्टेटर सोसाइटी है। हाँ। आपके बाकी 1000 मेंबर क्या चुप बैठे हुए, क्यों, क्या कारण हो बाकी सकता है? बाकी इन्वेस्टर्स है, लाइक है ना 60% इन्वेस्टर्स है और 60-70% इन्वेस्टर है। बाकी हम लोग है ना 30% यहाँ पे रहते हैं। ज्यादा साहब इन्वेस्टर हो या मेंबर हो, लेकिन 30% जो है वो तो है। 30% का मतलब 300, 350, 350 लोग हो गए। हाँ यहाँ पे तो छोटी छोटी सोसाइटी 50 मेंबर की सोसाइटी भी होती है, 100 मेंबर की सोसाइटी है, तो जो शोर करना शुरू कर देती है। तो आपके शोर 300-400 जो बाकी मेंबर बचे हुए, वो क्यों नहीं शोर कर रहे हैं, क्या कारण है उसका? बाकी के लाइक है ना 20% नॉन एक्टिव है, 10% ही एक्टिव है सब लोग। तो 10% से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमने ने बहुत रिक्वेस्ट भी किया उनको कि प्लीज इलेक्शन ले लो करके। बोला कि हमने रजिस्ट्रार को दे दिया है, अभी रजिस्ट्रार को दे दिया लेकिन उधर से रिजल्ट नहीं आ रहा है अभी रजिस्ट्रार से। आज आप लास्ट। मुंबई से हैं यादव साहब? हाँ, हम लोग पनवेल अपना हम लोग पनवेल से। ठीक है, अगर आप सोसाइटी के मेंबर हैं तो आप एक कंप्लेंट दर्ज कर दो। आप अकेले कर सकते हो, बाकी सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। आप अच्छा। कंप्लेंट दर्ज कर दो कि ये पोजीशन है। हाँ मैनेजिंग हाँ कमेटी में मैनेजिंग कमेटी डिफंक्ट हो गई है। डिफंक्ट का हाँ। मतलब है मैनेजिंग कमेटी का स्ट्रेंथ ही नहीं है, कोरम नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं कर सकती है। या तो हाँ। आप एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दो। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर तो बैठाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि हमने अगर कभी आपने भी बोला हमने कि हमने ईमेल करने के बाद हमको कुछ है ना रिवॉर्ड भी नहीं मिलता है। लाइक हमने उनको बोला कि हमको ये दे दो वो चाहिए, कुछ में हमको रिटर्न नहीं मिलता है। ज्यादा सब ऐसा है कि ये कहानी हर सोसाइटी में है, लेकिन कंटिन्यूस फॉलो अप करना जरूरी है इसको। थैंक यू कई सर। बार आपकी मैनेजिंग कमेटी जाके एडजस्टमेंट भी करके आ जाती है। ओके ओके। थैंक यू सर। एनीवे, थैंक यू मिस्टर यादव फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर संजीव शाह। Yeah, good evening, Aman sir. I wanted to नमस्ते। ask for ये ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट के लिए, जैसे कॉर्पोरेटिव ईयर 2021 है, उसका ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट 21-22 के एजीएम में प्रेजेंट होना चाहिए। फाइनेंशियल, इट इज नॉट कोऑपरेटिव ईयर। हम लोग गलत फहमी में रहते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के ना सबसे आपको फाइनेंशियल ईयर ही करना है। फाइनेंशियल, एक ओके जमाने में हुआ करता था कोऑपरेटिव ईयर, एक ओके जमाने में ओके हुआ करता था ओके जब सोसाइटी पर इनकम टैक्स लागू नहीं था। एक 20 साल पहले की बात करें तो राइट 20। ओके पर अगर आज लागू है तो इनकम टैक्स का फाइनेंशियल ईयर देना है। और ओके अगर आपको अकाउंटिंग ईयर चेंज करना है तो उसका बड़ा लंबा प्रोसेस करना पड़ता है। कर सकते हो, पर लंबा प्रोसेस है। नहीं, तो ऑडिट अगर रेक्टिफिकेशन पिछला रिपोर्ट। फाइनेंशियल ईयर का आपका ऑडिट, हाँ, तो उसको हाँ, आपको करंट ईयर के एजीएम में आपको पास कराना है। सो बिफोर करंट ईयर 30 के एजीएम में सितंबर। आपको पास कराना है। यस। और अगर आपका नोटिस एजेंडा में ये एजेंडा नहीं है, टू डिस्कस एंड अप्रूव ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट फॉर्म ओ ऑफ लास्ट ईयर, तो वो मैनेजिंग कमेटी को डिबार करने का प्रोविजन हो जाता है। Okay. No, sir. Well, last year, you mean, if, for example, my AGM will be held on 30th September 2022. So last year would be meaning 21-22 March 2021, 2020, 2021 2021. But filing has to be done. अभी तो आपका चालू है ना, 21-22 तो चालू है आपका। चालू है, हाँ, 2021. Okay. Period ended 31st March 21. Audit rectification हाँ जी, report has to be submitted before 30th September 21. Okay. यस। 22. Okay. नॉट And it has to सबमिटेड, be, यू दैट यू yeah, हैव टू पुट इट इन योर नोटिस एजेंडा notice agenda. फॉर योर एजीएम। बट ये ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट अपलोड करना है, वो कब तक करना है? 31 जुलाई के बाद वो 4 महीना, ऑडिट रिपोर्ट के 4 महीने के अंदर अंदर करना पड़ता है। अंदर अप्रूव करना। ओके सर। आई रिक्वेस्ट ऑल मेंबर्स टू कीप देयर माइक्रोफोन्स ऑन म्यूट प्लीज। ऑल राइट मेंबर्स सर, प्लीज कीप देयर माइक्रोफोन्स ऑन म्यूट। राइट सर, थैंक ओके, यू, नेक्स्ट क्वेश्चन बाय मिस्टर परेश केशा। थैंक यू मिस्टर संजय शाह। Thank you, sir. मिस्टर परेश शाह। Appreciate it, sir. Sir, we have our major repairs going on, and the managing committee as well as the general body has approved for the replenishment of sinking fund as well as repair funds.
and as per the bylaws and as per the sections, you mentioned that it cannot be replenished, right, sir? So what is the criteria in that case? Suppose the managing committee as well as the general body says that no, we have to replenish the sinking fund and repairs fund. सर रिपेयर फंड और सिंकिंग फंड कितना कितना अमाउंट है पता है क्या आपको? 0.25 और 0.75 है, बरोबर है? हाँ जी। अभी जनवरी महीने में आप 0.25 और 0.75 ले लेते हो लोगों से जी सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड के नाम पे, जी करेक्ट है? हाँ जी। अब उसके ऊपर आप रिप्लेनिशमेंट में क्या लोगे आप और कैसे लोगे, कितना अमाउंट लोगे? सर मैं उतना डिटेल्स में नहीं जानता हूँ। करीब हमारी सोसाइटी करीब 50 लाख रुपया ले रही है सिंकिंग फंड एंड रिपेयर्स फंड्स में से सर, और वो मैं मेंबर्स आपको को ये 3 एक्सप्लेन साल। करने की कोशिश कर रहा हूँ मिस्टर हाँ परेश, जी मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी। बायलॉ के विपरीत आप कोई कलेक्शन नहीं कर पाओगे और ओके बायलॉ 65 से 67 के बीच में आपका प्रोविजन दिया हुआ है कि 0.25% और 0.75% लेना है, जी। करेक्ट है? और अगर उसको हाँ इंक्रीज करना है, अगर उसको इंक्रीज करना है तो उसके लिए जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन लगेगा। जी। इंक्रीज करना है तो सिंकिंग फंड और ओके रिपेयर फंड को, हाँ तो वो आप कर नहीं रहे हो। जी बिल्कुल। ठीक है, आप फंड फंड आप वो फंड लोगे और सिंकिंग फंड की एफडी बनाओगे, तो दैट इज नॉट परमिटेड सर जी। You can take in the name of other funds. You can take in the name ओके of corpus fund. You can take in the name of deposit. You can take in the name of civil repair fund, and so and so. जी But you ओके cannot take 100 rupees and put it in the sinking fund जो आप निकाल चुके हो वहाँ पे। ओके। So क्या what should be the reply to the MC? There is no reply. You have to file a dispute challenging this resolution, GB resolution, हाँ in a cooperative court. और आज दूसरा कोई रास्ता नहीं है इसका। ओके ऑलराइट। Can I? थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है मिस्टर परेश, ओके थैंक यू। मिस्टर संजय, आपको कुछ यस पूछना सर, था? थैंक यू सो मच। Good evening, good evening, sir. I just Namaste wanted ji. to understand, society has not filed any annual returns for last 10 years. In such society, can register issue a NOC for redevelopment? That is one. Okay, second thing, the managing committee has got the 4 members who are the defaulters, like 2 of them have not paid their society dues. 2 of them were in the ex-managing committee. They have never handed over the accounts, books of accounts to the new MC. And this has been informed to the registrar about 1.5 months back, but there is no reply. So even after 1 month, we have given the reminder, they have not replied. So usually, what is your experience says that how long usually it takes, for registrar to attend such type of be very very serious complaint? और संजय साहब, मेरे पास इसका जवाब नहीं है कि वो रजिस्ट्रार कितना समय लेगा। कैसा हो रहा है कि हर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रार अपना सीट में ओवर बिजी है, या तो काम नहीं करना चाहता है या और कई कारण हैं उसके अंदर, तो इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। लेकिन अगर कानून की भाषा बात करें तो जो सिटीजन्स चार्टर है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का सिटीजन्स चार्टर है, ठीक है ना, नागरिकाचा सनद जिसको बोलते हैं, हाँ। उसके अंदर ये लिखा हुआ है, वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने इश्यू किया हुआ है, तो उसके लिए रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बांधित है, बाउंड है, उसको फॉलो करना जरूरी है उसको। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये वाला काम उसको इतने दिनों में ऑर्डर निकालना है, ये वाला काम के लिए इसको इतना दिनों में ऑर्डर निकालना है। तो आप वो स्टडी कर ले एक बार। अगर 10 साल का ऑडिट और अकाउंट्स नहीं दिया हुआ है तो वो वाली मैनेजिंग कमेटी तो ऑटोमेटिकली डीबार हो ही जाती है सेक्शन 75 के अंतर्गत, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। और अगर मैनेजिंग कमेटी पूरा स्ट्रेंथ नहीं है तो वो 77A में डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेटर तो ऐसे बोलो या वैसे बोलो, एडमिनिस्ट्रेटर तो अपॉइंट करना ही करना है। ओके, और इसमें आपको नहीं सर, रीडेवलपमेंट तो वही सोसाइटी जा सकती है जिसका अकाउंट्स क्लियर हो और जिसका सीट पे लीगल मैनेजिंग कमेटी बैठी हो। मैंने आपको शुरू में क्या बोला कि आपको इलेक्शन ऑफिसर का, रिटर्निंग ऑफिसर का सर्टिफिकेट चाहिए कि आप कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी हो, नहीं तो आप इंडियन पेनल कोड में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लायबल हो जाते हो। तो जब तक आपका रिटर्निंग ऑफिसर का इलेक्शन रिपोर्ट नहीं बोलता है कि आप वैलिड इलेक्शन
मैनेजिंग कमेटी हो, तब तक आप सोसाइटी का कन्वेंस, डीम्ड कन्वेंस, रीडेवलपमेंट, खर्चा पानी, सिविल रिपेयर फंड, फला ठिकाना कुछ भी नहीं कर सकते। इवन मेंबरशिप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हो आप। तो थोड़ा फॉलो अप करते रहना पड़ेगा, मेहनत करना है। और अगर आपको लगता है कि भाई नई परेशानी हो रही है, तो फिर ऑप्शन हाईकोर्ट का बचता है, और कुछ नहीं बचता है। So we'll have to keep on sending the reminders to the register. That is the best way. आप रिमाइंडर्स कर दो, लोक अदालत में फाइल कर दो, कोऑपरेटिव मिनिस्टर के पास कंप्लेंट डाल दो, पुणे कमिश्नर के कोऑपरेटिव कमिश्नर के पास डाल दो, लोक अदालत में डालिए, देखो क्या होता है। एक प्रिवेंशन ऑफ डिले का एक एक्ट है, हमने एक वेबिनार किया था, हमारे वेबसाइट में जाके देख लीजिए। उसमें कैसे काम करवाना है सरकारी अधिकारी से टाइम पे, उसका भी वर्णन दिया हुआ है। तो वो वेबिनार अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपको काफी कुछ मिल जाएगा कि सरकारी अधिकारी से टाइम पे काम कैसे करवाया जा सकता है। तो थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, प्रिवेंशन ऑफ डिले करके हमारा वेबिनार है, हमारे वेबसाइट पे चले जाइए, वीडियो सेक्शन में, उसमें आपको काफी कुछ मिल जाएगा। एनीवे, थैंक यू मिस्टर संजय फॉर ज्वाइनिंग। One second. Sir, in that case, okay, the NOC given by registered for a redevelopment becomes null and void, right? It is given to a illegal managing committee. Illegal managing committee. अधिकार नहीं है उसको देने, अधिकार देने को साइन कौन करेगा साहब? आपका रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट, डेवलपमेंट कन्वेंस, फला ठिकाना कौन साइन करेगा? जो कुर्सी पे है वही साइन करेगा, करेक्ट है? अभी आज मैं बोलूं कि आज मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हूं, ठीक है, मैं चुन के तो आया नहीं हूं, तो मैं मुख्यमंत्री कहां से बन जाऊंगा? तो क्या मेरे पास अधिकार है कोई भी चीज को साइन करने का या पॉलिसी इश्यू करने का? कोई भी अधिकार नहीं है मुझे। सेम टू सेम पॉलिसी अप्लाइज फॉर मैनेजिंग कमिटी आल्सो। So, sir, since the society has not filed the annual returns for last 10 years, itself is, the conditions not to be eligible for this, right? Yes, you also said कि आपके मैनेजिंग कमेटी का स्ट्रेंथ भी पूरा नहीं है। Yeah. Anyway, thank you, Mr. Sanjay. Thank you very much, sir. Thanks a lot. Hello. Okay. Mr. Arun. Hello. Good evening, sir. Good evening, sir. Sir, my question is, what is the role of being an administrator of the society, and how long he can work as an administrator till the appointment of a new MC? What is the role and responsibility of a? देखो, टिपिकली एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है वो 6 महीने का है। राइट। पर किसी कारणवश इलेक्शन नहीं होता, इससे बड़ी सोसाइटी आज के दिन पे 22 मेंबर की ऊपर के सोसाइटी का इलेक्शन ऑर्डर नहीं निकल रहा है कम से मुंबई शहर में। तो जब इलेक्शन ऑर्डर नहीं निकलेगा, मैनेजिंग कमेटी नहीं आएगी जागे पे, तब तक वो एडमिनिस्ट्रेटर है या अथॉराइज्ड ऑफिसर या बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कंटिन्यू करेगा, भले वो 4 साल तक ही क्यों ना हो। एडमिनिस्ट्रेटर और एओ और बीओए विल हैव टू कंपल्सरीली कंटिन्यू। सोसाइटी को ताला बंद करके छोड़ के भाग नहीं सकते आप। एंड दिस सेम पॉलिसी अप्लाइज टू योर रेगुलर मैनेजिंग कमेटी आल्सो, कि मैनेजिंग कमेटी का टर्म खत्म हो गया, किसी कारणवश इलेक्शन नहीं हुआ, किसी भी कारणवश, कोविड गया, धरती फट पड़ी, एजीआई हुआ, खूब ढेर सारी बारिश हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और डेप्यूटी रजिस्ट्रार भी रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट नहीं करता है, तो आपको कंटिन्यू करना है। आप सोसाइटी को रिकॉर्ड रजिस्टर, चेकबुक, फिक्स डिपॉजिट्स को ताला मार के आपके स्टाफ को बाहर नहीं फेंक सकते आप, है ना? दैट इटसेल्फ विल बी ए क्राइम। ओके, Okay, thanks a lot. थैंक यू मिस्टर अरुण फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। Thank you, sir. Yes. हु इज नेक्स्ट? So हेलो Arul सर, मैं Raj. यादव बोल रहा हूँ। हेलो मिस्टर, हेलो। एक मिनट प्लीज म्यूट हेलो, मैं यादव बोल रहा हूँ सर। प्लीज म्यूट योरसेल्फ मिस्टर यादव। आई विल कम बैक टू यू सर, गिव मी हाफ मिनट। मिस्टर अरुल राज, आप Yeah, sir. बोलिए Thank सर। you. So regarding this 154B on recovery proceedings, there are 2 members जो payment नहीं कर रहे हैं 1 साल से, and we are charging them 21%. So as secretary, what I should write to him and what help I can take from the registrar? रजिस्टर आपको क्यों हेल्प करेगा आपके रिकवरी प्रोसीडिंग में? पहले तो आप नोटिस दीजिए उनको, तो नोटिस देना तो कंपलसरी है, रिकवरी नोटिस जिसको कहते हैं। कुछ और उसका format एक है date या fix I कर can write लीजिए। something? फेडरेशन के ऑफिस में आपको आपके सोसाइटी फेडरेशन से रजिस्टर्ड होगी, हाँ।
हाउसिंग फेडरेशन से, मुंबई डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग फेडरेशन से, अगर आप हाँ मुंबई जी, के तो हाँ जी, हाँ, तो वहां से आपको नोटिस का फॉर्मेट मिल जाएगा। ओके, और वैसे भी इंटरनेट में, गूगल में आपको सभी कुछ मिल जाता है आज के दिन पे। रिकवरी एंड नोटिस में लिखना क्या है आपको, सिंपल है। आप मेंबर हो सोसाइटी के, आपने इतने महीने का ड्यूज नहीं दिया, 31 मार्च तक का या 31 जून तक का इतना अमाउंट होता है आपका, इतना भरो, नहीं तो हम आपके खिलाफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स फाइल कर देंगे। या 8-10 लाइन लिख दिया कॉमन सेंस के हिसाब से भी, तो भी मोर देन सफिशिएंट है। बट इफ ही डजंट रिस्पॉन्ड टू लेकिन इट फिर द भी नेक्स्ट फेडरेशन का एक्शन। फॉर्मेट आप ढूंढ लीजिए। हाँ जी, तो सो मिस्टर अरुण राज, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? नहीं, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स। Sir, I want to Hello, raise one thank you. question. Good evening, sir. कौन Hello. बोल रहे हो? चंद्रशेखर? चंद्रशेखर मिस्टर भावसार। चंद्रशेखर बोल रहे हैं? हाँ, हाँ बोलिए सर। सर। सर, मेरा पुणे में फ्लैट है, वहाँ पे 1200 फ्लैट्स है और 13 बिल्डिंग्स है, और हम लोग का फेडरेशन है, और फेडरेशन को हम लोग गए साल से हिसाब मांग रहे हैं कि हमें जो प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है वो दिया जाए, लेकिन अब तक वो नहीं दे रहे, और हम लोग को डाउट है कि उन्होंने इसमें कुछ माल प्रैक्टिसेस किए हुए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? आप यू आर टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ए सोसाइटी और यू आर टॉकिंग एज ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द सोसाइटी? एज ए मेंबर ऑफ द वन ऑफ द सोसाइटी। Okay. So anyway, you can always request your registrar under section 89A, that is for inspection, working of the inspection of federation, financial inspection and other working of the society. 89A पे हमने वेबिनार किया हुआ है, अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे तो उसमें 2 वेबिनार है 89A के ऊपर। कोई मेंबर ने तकलीफ Okay, sir. दिया था तो उसका एक्सपीरियंस भी दिया हुआ है। 89A का एप्लीकेशन है, उस पर 100 रुपए का टिकट लगाओ, फेडरेशन का नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालो और डिटेल में उसको फाइल कर दो। तो फॉलो अप करना Okay, पड़ेगा sir. लेकिन। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू मिस्टर बाब साहब। सर मैं जादव बोल रहा हूँ, नमस्ते। मिस्टर यशवंत यादव। हाँ सर। मिस्टर जोशी, सर, आई कम टू यू, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन एक ही है, जो एनुअल रिपोर्ट जाता है उसके साथ जो आउटस्टैंडिंग मेंबर का लिस्ट देना जरूरी है क्या? यस सर, वो सेक्शन 75 में लिखा हुआ है। अच्छा, नहीं अभी आपने बताया ना ऐसा मेंबर लिस्ट पब्लिश नहीं कर सकता, इसलिए मैं पूछा। मेंबर को देना है, पब्लिश करने का मतलब हो गया नोटिस बोर्ड में लगा दिया, अच्छा, सोसाइटी के गेट के बाहर लगा दिया, तो जो पब्लिक देख सकती है वो गुनाह है। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर धर्मेश जोशी। हेलो सर, नमस्कार। मिस्टर धर्मेश, Am I audible? Mr. Rathore, I'll come back to you. Just hold on for a moment. Sir, am I audible? Yes, please go ahead. सर, मेरा एक प्रश्न है और एक सजेशन है। Yes. प्रश्न सिंकिंग फंड के बारे में है। अगर नई सोसाइटी है तो सीधा सा क्वेश्चन ये है कि सिंकिंग फंड कैसे बनता है, एक बात। और अगर वो नई सोसाइटी बनने में अगर सिंकिंग फंड इनसफिशिएंट पाया जाता है या सिंकिंग फंड से खर्चा करने के बाद इन सिंकिंग फंड का अमाउंट बहुत कम हो जाता है, तो जैसा आपने कहा कि उसको रिप्लेनिश नहीं कर सकते, तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव है, ये मेरा प्रश्न था। मेरा सजेशन ये है सर कि इस तरह से हम। जोशी साहब एक मिनट, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि दो चीज को मैं एक साथ समझ सकूं, मेरी बुद्धि इतनी चलती है। तो आपका सिंकिंग फंड, अब सिंकिंग फंड आपको कैसे जमा करना है, ये आपका पहला प्रश्न है। अगर आपकी नई सोसाइटी है तो बिल्डर आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सर्टिफिकेट देगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सर्टिफिकेट। तो मानो एक उदाहरण के तौर पे ऐसा समझते हैं कि आपकी बिल्डिंग बनी मानो 2010 में, ठीक है, ओसी आ गया, हैंडओवर कर दिया सोसाइटी को आर्किटेक्ट डिफाइंड सर्टिफाइड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सर्टिफिकेट देना है। उस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 54 निकालना है आपको, 0.25%, और डिवाइड करना है हर फ्लैट पे। एक फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, नेट पे गूगल करोगे तो वो भी मिल जाएगा। ये आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गया 2010 का। 2015 तक तो बिल्डिंग की रिपेयर्स और रिपेयर की लाइबिलिटी, डिफेक्ट लाइबिलिटी जिसको कहते हैं, वो बिल्डर की होती है रेरा के हिसाब से, ठीक है, और मुफा के हिसाब से भी। मतलब बिल्डर ने बनाया 2010 तक, बिल्डिंग में अगर कोई डिफेक्ट आ गया, प्लास्टर टूट गया, क्रैक्स आ गया, फना ढिकाना हो गया, तो 5 साल की लाइबिलिटी
फ्री में करने का बिल्डर का दायित्व है। अगर बिल्डर नहीं करता है तो उसको मोफा के अंडर प्रोसिक्यूट कर सकते हो और उसको आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी प्रोसिक्यूट कर सकते हो। सिंकिंग फंड रिपेयर फंड का सर्टिफिकेट मेरा सुझाव है हर 2 साल में बदली करने का। 2010 में आपका 100 रुपए का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आया, 2012 में फिर एक आर्किटेक्ट के पास में जाओ, उसको बोलो भाई आज के दिन में मेरे एरिया में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है। 2010 में आपका 100 रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो सकता है, 2012 में सीमेंट का प्राइस बढ़ गया, 2022 में आपको पता होगा सीमेंट का प्राइस बढ़ गया, लोहे का प्राइस बढ़ गया, लेबर बढ़ गया, पानी का कॉस्ट बढ़ गया, वगैरह वगैरह। तो क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2012 में 100 रुपया ही बना रहेगा? ऑब्वियसली नहीं बना रहेगा। और नहीं बना रहेगा तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप क्या ले रहे थे 2010 का, किसी कारणवश आपको कुछ जरूरत पड़ती है तो 100 रुपए के हिसाब से लिए जा रहे हो आप, लेकिन एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको ये लगेगा कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो पूरता ही नहीं है ये कामों के लिए, और मेंबर से एक बड़ा रकम निकालने के लिए ये सब कामों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, डिफिकल्ट लगता है। आप कितने भी बड़ा धंधा सेठ क्यों ना हो, अरबपति खरबपति क्यों ना हो, लेकिन पैसे निकालने के मामले में हर कोई, हम इंडियंस थोड़े एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं। तो 2012 में फिर से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालो, आपका सिंकिंग फंड उस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बेस पे आओ तो आपका सिंकिंग फंड 120 रुपए आ जाएगा। 2 साल के बाद में फिर से करो 140 आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहीं कम तो नहीं होने वाला है, लेबर तो बढ़ते ही रहने वाला है। सो दिस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट सर्टिफिकेट कैन बी इश्यूड ओनली बाय ए रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट एंड नोबडी एल्स। वो बेस पे आपको कैलकुलेशन करना है, नॉट ओनली सिंकिंग फंड बट ऑल्सो रिपेयर फंड ऑल्सो। ठीक है, ये आपका प्रश्न का पहला प्रश्न का उत्तर। अभी आप दूसरा पूछिए सर जी। जी सर, इसी पहले प्रश्न के संदर्भ में एक और छोटा सा प्रश्न, जैसा आपने कहा कि वो कंप्यूटेशन हम 2 साल या 5 साल में अगर हम करते हैं तो जो 0.25% जो लेना है वो क्या हम रेगुलर मेंटेनेंस बिल में ऐड करके उसको लेके फिर उसको सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे? प्रोसीजर क्या होगा सर? मेंटेनेंस बिल में आपको सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस प्रमुख हेड, सेकंड आएगा सिंकिंग फंड कंपलसरी, रिपेयर फंड कंपलसरी। अगर आपको नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस कोई भाड़े तरीके आया हुआ है तो उसका लेना, अगर पार्किंग चार्जेस सैंक्शन हुए हैं जनरल बॉडी मीटिंग में तो लेना है, अगर इंटरेस्ट सैंक्शन हुआ है जनरल बॉडी मीटिंग में, बायलॉस की नहीं बात कर रहा हूं मैं, बायलॉस में कुछ भी लिखा होगा, लेकिन इंटरेस्ट फैक्टर हैज टू बी कंपल्सरीली पास्ड वाया रेजोल्यूशन इन ए जनरल बॉडी मीटिंग। अगर वो लेना है तो वो आएगा और अदर चार्जेस आएगा। इसके अलावा बिल में आने कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर बीएमसी, अगर आप बॉम्बे से हैं, बीएमसी अगर प्रॉपर्टी टैक्स इंडिविजुअल मेंबर का नहीं किया हुआ है तो पहला हेडिंग बीएमसी का प्रॉपर्टी टैक्स का आ जाएगा, और बाद में अगर आपका जीएसटी कवर्ड है, सोसाइटी का सर्विस चार्जेस आपका 7,500 रुपया पर मंथ के ऊपर जा रहा है पर मेंबर, तो आपको जीएसटी भी काटना है, सब करना है बाकी का। तो ये सारे हेड ऑफ अकाउंट्स मेंटेनेंस बिल में डालना कंपलसरी है। जी सर, थैंक यू। अब सर वो जो एक सजेशन के बारे में बोल रहा था सर, जैसे हम नॉर्मली ये वेबिनार्स करते हैं वो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज के बारे में और उनके प्रॉब्लम्स के बारे में करते हैं, मेरा एक सुझाव और रिक्वेस्ट ये है कि एक वेबिनार आप ऐसा भी कीजिए जो नए सोसाइटीज के लिए भी होगा, क्योंकि अभी काफी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, काफी लोग नए प्रोमाइसेस परचेज कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी सोसाइटियां बनती हैं जिनमें काफी कंफ्यूजन होता है और 80-90% लोगों को न कानून की समझ है न कॉमन सेंस है। तो मेरा एक सुझाव है कि इसके बारे में भी सर आप कुछ प्रयास कीजिए, बहुत फायदेमंद होगा। थैंक यू। हमने आज के वेबिनार में, मेरे लेक्चर में 50% तो नई सोसाइटीज को लेकर ही किया हुआ है, सारे के सारे प्रोविजंस डाले हुए हैं, पर आपका सुझाव भी अच्छा है। एक सेपरेट सेशन करेंगे तो लोगों को बेनिफिट भी हो जाएगा उसके अंदर। थैंक यू सो मच। रमेश जोशी। कीर्ति कीर्तिशा, ओके। पेनल्टीज लीगल कौन सी बोली जा सकती है? सोसाइटी ने अप्रूव किया एजीएम में वही कि कोई भी लगा देंगे वही? पेनल्टीज का लिमिटेड है। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे आपने बॉक्स ग्रिल लगाया, हाँ, बॉक्स ग्रिल लगाने का आपने जनरल बॉडी में सैंक्शन किया 100 रुपया पेनल्टी पर मंथ, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, और आपने कॉमन स्पेस को एनक्रोच कर दिया, आपका दरवाजा निकाला 2 इंच आगे कर दिया,
या 2 फ्लैट के बीच की दीवार निकाल डाला, या दरवाजे के बाहर साइकिल रख दिया, अच्छा, या दरवाजे के बाहर शू रैक रख दिया, ठीक है। तो ये सारी पेनल्टीज जो है ये सोसाइटी नहीं लगा सकती आपको, क्योंकि ये सारे ऑफेंसेस बीएमसी एक्ट के अंदर आते हैं, फायर एक्ट के अंदर आते हैं, एमआरटीपी एक्ट में आते हैं। दूसरे एक्ट का प्रोविजन को उल्लंघन करने के लिए सोसाइटी पेनल्टी नहीं लगा सकती। पर सोसाइटी को क्या करना है, सोसाइटी को बीएमसी को लिखना है कि सर ये 101 नंबर का फ्लैट वाला आगे बाहर साइकिल रख रहा है जो फायर एक्ट का वॉल्यूशन कर रहा है, इस पे आप पंचनामा करो और आगे की कार्रवाई करो। इसने बॉक्स ग्रिल लगाया हुआ है जो बीएमसी प्लान्स में नहीं है, कानून के हिसाब से इस पे कार्रवाई करो, एनसो। अब बाकी पेनल्टी क्या बचता है? आप बोलते हैं कि बायलॉज में आपने टेनेंट रखने के पहले फॉर्म नंबर 11 बायलॉ फॉर्म नंबर 11 और 27 नहीं दिया, तो बायलॉज का उल्लंघन हुआ। तो बायलॉज का उल्लंघन करने के लिए मैं 100 रुपए पेनल्टी पास करता हूँ जनरल बॉडी में, पर पेनल्टी को पास करना जनरल बॉडी का काम है, मैनेजिंग कमेटी ये नहीं कर सकती। अभी एक क्वेश्चन है कि हमारे एक मेंबर है हमारी सोसाइटी में जिसने 2 इंच खाली ग्रिल बार किया है, बॉक्स 2 इंच का ही है खाली 2 इंच, उसको डेली बेस पे 250 रुपीज पेनल्टी लगा के 2 साल में उसका अमाउंट 10 लाख का बोर्ड पे नाम आ रहा है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हाँ, तो अभी उसको डेली बेस के ऊपर 250 लगाया और 2 साल में उसका आउटस्टैंडिंग 10 लाख बता दिया। और हर महीने को 3 महीने को बिलिंग के साथ में जो लिस्ट लगता है बोर्ड के ऊपर लगाते हैं ये लोग, उसमें अभी वो पर्सन का 10 लाख हो गया है। तो अभी वो मेंबर अगर 10 लाख रुपए नहीं खर्चा करना चाहता है ना, टिपिकली मैं क्यों खर्चा करूं 10 लाख रुपए? तो मैं क्या करूंगा भाई, 10 लाख का तो मांग आई है, तो 50,000 रुपया 1 लाख खर्चा करके मैं क्रिमिनल कोर्ट में केस डाल देता हूँ पूरे के पूरे मैनेजिंग कमेटी की टीम के विरुद्ध में। एक एक्स्ट्रा 50,000 खर्चा करके मैं कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल देता हूँ। 10 लाख का सवाल है ना, दांव पे क्या लगा हुआ है सर जी? 10 लाख रुपया। बरोबर है, ठीक है, 20% मैं दांव पे लगाता हूँ और 3 कोर्ट में मैं केस फाइल करता हूँ। क्रिमिनल कोर्ट में सारे मैनेजिंग कमेटी के विरुद्ध में, कोऑपरेटिव कोर्ट में भी करता हूँ और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी कर। कंज्यूमर कोर्ट में करोगे तो आप तो ये भी बोल सकते हो कि ये आदमी ने मेरे को इतना मेंटल तकलीफ दिया कि मेरे को डायबिटीज हो गया, मेरे को हाइपरटेंशन हो गया, मेरी फैमिली का इतना लाइफ कम हो गया, मेरा सुख दुख खराब हो गया। तो शारीरिक व मानसिक यातना के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट से आप हर्जाना का डिमांड भी कर सकते हो और वो पास भी होता है। तो ये जो 10 लाख की बात कर रहे हो ना, अगर आपका वकील अच्छा होगा तो आपको 20-25 लाख रुपए का हर्जाना वसूल करके दिखा देगा वो। अभी एक क्वेश्चन है कि हाँ जी, एक 20 साल पहले सोसाइटी बनी, तभी बिल्डर ने जब भी सोसाइटी को पोजीशन दिया तो उसके पहले का बीएमसी टैक्स उसने नहीं भरा, जो आज तक पेंडिंग बता रही है सोसाइटी, और उसके अगेंस्ट में सोसाइटी ने मेंबर से कलेक्ट करके रख दिया कि इमरजेंसी में अपने को भरना पड़ेगा। तो सोसाइटी ने इमरजेंसी के लिए मेंबर से कलेक्ट कर दिया, उसका डिस्प्यूट है तो उसको डिस्प्यूट में आएगा बिलिंग में कि वो नॉर्मल वो लोग का ड्यूज आएगा। अगर मेंबर से ले लिया हुआ है और मेरे जेब में रखा हुआ है और सरकारी अधिकारी, बीएमसी सरकारी अधिकारी है, एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से बना हुआ है, अगर उसको नहीं भरा हुआ है, नहीं भरा है, तो ये चीटिंग फ्रॉड वगैरह में आ जाता है। यानी मैंने उसके लिए ऑब्जेक्शन लेके वो बंद किया था, मैंने नहीं दिया है सोसाइटी में, बाकी सब लोग ने दे दिया है और वो लोग ने अपना सोसाइटी के फंड के अंदर जमा रखा है बैंक में। आपके लिए सुझाव ऐसा है कि आप बीएमसी का जो एसेसर है, असेसमेंट कमिश्नर शायद बोलते हैं, असेसमेंट ऑफिसर, उनको आपका प्रॉपर्टी कार्ड नंबर देके बोलो ये परिस्थिति है, इनका प्रॉपर्टी टैक्स भरा हुआ है, सोसाइटी के ऊपर कार्रवाई करें। वो अपना डिमांड नोटिस निकालेंगे और काफी हद तक सारा मामला करेक्ट हो जाएगा। वो तो सोसाइटी को नोटिस दे रहे हैं ऐसे सर कि आप वो बिल्डर का जो पेमेंट है आप करो करके, वो पेंडिंग ही पड़ा है बरसों से। सोसाइटी ने बिल्डर का पेमेंट को वसूली करने के लिए लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत में खाली 3 साल रहता है पैसा मामले में, पैसा रोकड़े मामले में। तो बीएमसी तो आप सोसाइटी अगर हो तो आपने आप अगर सोसाइटी हो और आपने बिल्डर से टेक ओवर किया तो उसका अकाउंट लेना आपका लायबिलिटी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
नहीं तो सेक्शन 73(1)(ab) में 1 में आप डेफिशिएंसी और ओमिशन की गुनहगार होते हो और उसका पनिशमेंट 146 147 में लिखा हुआ है। तो आप ये एस्केप नहीं कर सकते कि बिल्डर का 20 साल पहले का बाकी है, मैं नहीं देता हूं, ऐसा नहीं होगा। बीएमसी वाला आज के दिन में जो पोजीशन में है, कब्जा किसका है? आपका है आज के दिन पे, कीर्ति शाह का है। तो कीर्ति शाह के ऊपर ये नोटिस निकलेगी। आप कीर्ति शाह बोलेगा कि नहीं नहीं मैं तो कल फ्लैट लेके आया हूं, बेचने वाला तो कोई अनिल शर्मा था, तो उसके ऊपर कार्रवाई करो, और अनिल शर्मा गुजर गया, अभी क्या करने का? तो कानून बोलता है ऑक्यूपायर। आज के दिन में ऑक्यूपायर कौन है प्रॉपर्टी का? कीर्ति शाह। तो कीर्ति शाह पे प्रोसिक्यूशन होगा। एनीवे, थैंक यू मिस्टर कीर्ति शाह फॉर ज्वाइनिंग आवर वेबिनार। तो अभी भी एक दूसरा बिल्डिंग बना रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। मिस्टर गणपत राठौड़ साहब। हमारी सोसाइटी में 2019 में एडमिनिस्ट्रेटर आया इसलिए बोल रहा हूँ कि उसने कोई मतलब जॉइंट रजिस्ट्रार की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर या ये चीज़ें वो वहाँ पर डिस्प्ले नहीं किया नोटिस बोर्ड पे, और न ही मतलब उसने कभी मतलब वो ये लिया मीटिंग लिया सोसाइटीज़ का। फिर 2020 में ऑनवर्ड ये पेंडेमिक का दौर आ गया और वो फिर 21 में भी वही कंटिन्यू रहा। अभी उसको एक्सटेंशन मिला नहीं मिला उसका कोई नहीं है। एक्चुअली सोसाइटी मेंबर्स का ड्यूरिंग पेंडेमिक बहुत सारी ग्रीवेंसेस वगैरह थी, ही नेवर अटेंडेड एक्चुअली, क्योंकि मतलब उसने अपना करस्पॉन्डेंस का कोई एड्रेस वगैरह भी नहीं दिया और उसको फ़ोन लगा देते तो वो उठाता ही नहीं था। एनीवे, वो पीरियड है वो निकल गया। उसके बाद में 2021 में जॉइंट रजिस्ट्रार की तरफ से पैनल रिटर्निंग ऑफिसर है वो आया, उसने मतलब इलेक्शन है वो कंडक्ट किया और ड्यू प्रोसेस जो भी था उसका वो उसने फॉलो किया और 12 मार्च 2022 को कमेटी इलेक्ट हो गया। वो रिटर्निंग ऑफिसर ने जॉइंट रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म किया। जॉइंट रजिस्ट्रार ने उसको 23 मार्च 2022 को अप्रूव किया उस इलेक्टेड मेंबर्स की लिस्ट को। फिर उसके बाद में 4 अप्रैल को चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर का अपॉइंटमेंट भी ये हो गया। इस तरह से हमारी सोसाइटी में अभी एज ऑन टुडे फुल फ्लेज मैनेजिंग कमेटी, इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी है, पर एडमिनिस्ट्रेटर अभी तक मतलब 120 डेज 125 डेज होने को है, अभी तक है वो उसने चार्ज एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी अभी तक उसने हैंड ओवर नहीं कर रहा है। इसके लिए हमने मतलब जॉइंट रजिस्ट्रार को 4 लेटर लिखे एक्चुअली, पर मतलब वहाँ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। फिर बाद में अभी ये 4th लेटर में अभी 29 जुलाई को ही मतलब यस्टरडे ओनली हमने वो डिलीवर किया और उसमें सेक्शन 160(2) में जॉइंट रजिस्ट्रार से रिक्वेस्ट किया कि एडमिनिस्ट्रेटर को डायरेक्ट करें कि वो सोसाइटी का चार्ज और प्रॉपर्टी है वो इलेक्टेड कमेटी को है वो हैंड ओवर करे। ठीक है, अभी मैं आपका मतलब ये नेवर टॉक कभी मतलब सोसाइटी में आया नहीं, वो कोई मतलब ग्रीवेंसेस वगैरह वो है वो उसने एड्रेस नहीं किया और हमने मतलब बहुत बुरे दौर से हम गुजरे। क्या अपॉइंटमेंट क्या लेते हैं मतलब वो उससे चार्ज वो हैंड ओवर नहीं कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं? देखो अभी आपका अभी ओके राठौर साहब, आपका केस समझ गया मैं। अभी आपको चार्ज चाहिए और 2-3 महीने हो गए चार्ज नहीं दे रहा हुआ है, तो अभी आपको क्या करना है, एक लीगल नोटिस सर्व करो। लीगल नोटिस, नॉट अ लेटर, लीगल नोटिस सर्व करो टू द डेप्यूटी रजिस्ट्रार एंड टू द एडमिनिस्ट्रेटर एट द एड्रेस ऑफ द डेप्यूटी रजिस्ट्रार इटसेल्फ, है ना। दोनों जो लीगल नोटिस जाएगी
वो उसी जॉइंट रजिस्ट्रार जो बोल रहे थे उसी ऑफिस में जाएगी। आप समझे क्या? जॉइंट अगर रजिस्ट्रार के ऑफिस रजिस्ट्रार है तो रजिस्ट्रार नहीं, के नाम पे एड्रेस जाएगा। आप पूरी बात सुनिए सर, जॉइंट रजिस्ट्रार लिसन टू मी फुल्ली नाउ। तो पहले रजिस्ट्रार के नाम पे नोटिस जाएगी, सेकंड नंबर जाएगी एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे, उसी एड्रेस पे रजिस्ट्रार के ऑफिस में ही, कि हमको ये चार्ज, ये रिटर्निंग ऑफिसर है, वी आर द इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी, ये बंदे ने हमको चार्ज दिया नहीं, इतने दिन हो गए, 30 दिनों में देना चाहिए था, नहीं दिया हुआ है, मैं आपको फर्दर 15 दिन और देता हूं, आप चार्ज दीजिए, यू आर द अथॉरिटी। आपके चार्ज ना देने पे वी विल टेक ओवर द सोसाइटी अफेयर्स एंड ब्रेक द लॉक ऑफ द सोसाइटी ऑफिस एंड टेक ओवर। टेक ओवर करने के टाइम पे 1/5 मेंबर को जमा करिए, या 10 आपके पूरे मैनेजिंग कमेटी प्लस रेगुलर मेंबर्स को सोसाइटी का ताला तोड़ दीजिए, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, ताला तोड़िए, सोसाइटी के ऑफिस में जो भी कुछ है उसका पंचनामा बनाइए, पंचनामा बनाइए और अपना रेगुलर कार्यभार करके आप चालू करिए। पंचनामे की कॉपी डिप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में बाद में फाइल कर देने का, दैट्स इट। और नेक्स्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटर अंदर आता है, नेक्स्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटर अंदर आता है तो उसको अंदर आने मत दो, बोला भाई पंचनामा हो गया हमारा, अभी आप जाओ, बात खत्म हो गई। बट सर मतलब यहाँ पे सोसाइटी में एक तो इतना अवेयर नहीं है मतलब सोसाइटी लॉस के बारे में, और इतना डेयरिंग तो शायद मतलब ये नहीं कर पाए। तो मतलब ये जो सेक्शन 160 ब्रैकेट में 2 उसमें जॉइंट रजिस्ट्रार है वो डायरेक्शन दे सकते हैं उनको, कर सकता है। आप लगे रहिए जब तक नहीं मिलता है तब तक, हो सकता है कि कल मिल जाए, हो सकता है अगले महीने मिले, तो कोशिश करिए। मैंने आपको लास्ट सॉल्यूशन बताया। एनीवे थैंक यू मिस्टर राठौर फॉर ज्वाइनिंग इन। इसमें आरटीआई एक सर, आप आरटीआई भी फाइल करके देख लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन करने में कोई तकलीफ नहीं है, आप कर लीजिए। ओके, एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चंस? मिस्टर शिवा। सर आमच्याकडं 3 वर्षापासून कमिटी कार्यरत आहे, तर त्यांना आम्ही ना, त्यांनी आतापर्यंत आम्हाला एकदाही कोणतेही ऑडिट रिपोर्ट, रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट किंवा कोणतेही बिल, कोणत्याही पावत्या दिलेल्या नाही। तर आम्ही त्या संदर्भात जानेवारी 2022 मध्ये एक अर्ज दिला होता डेप्युटी रजिस्ट्रारला की यांनी आम्हाला कोणतेही डॉक्युमेंट वगैरे दिलेले नाही, शेअर सर्टिफिकेट इश्यू केलेले नाही आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे आणि मासिक सर्वसाधारण सभेचे कोणतेही मिनिट्स दिलेले नाही। तर आम्ही त्या संदर्भात एक पत्र दिलं होतं, तर त्या संदर्भात त्यांनी सोसायटीला 21 फेब्रुवारीला पत्र पाठवलं होतं की या माहिती त्यांना पुरवावेत। ते करून सुद्धा सोसायटीच्या कमिटीने कोणतीही माहिती पुरवली नाही। त्यानंतर 31 मेला डेप्युटी रजिस्ट्रारने त्यांना 154B27 नुसार हे दिले होते, निर्देश दिले होते की तुम्ही ह्या माहिती त्यांना द्या। त्यानंतर पण त्यांनी दिले नाही। नंतर त्यांना आता 8 जुलैला त्यांना निर्देश पूर्ततेचे पण एक पत्र दिले होते की तुम्ही ते पुरवलेत किंवा नाही, ते पूर्तता केली का नाही त्याची विचारणा केलेली आहे। तर या संदर्भात कमिटी बरखास्त होऊ शकते का, आणि या प्रत्येक गोष्टीचा अर्ज जो आपण देतो त्याला काय कार्यमर्यादा असते की नाही निकाली काढण्याची? बरं असं आहे शिवसाहेब, असं आहे की 154B27 म्हणजे साहेबांनी सोसायटीला निर्देश दिला की हे सर्व कार्य करा। हो सर, ठीक आहे, तुमचं म्हणणं हे आहे। सोसायटीने कार्यवाही ते नाही केली त्या मुद्दत, बरोबर आहे? हो सर। ओके, कार्यवाही नाही केली तर तुम्ही दुसरा एक परत ऍप्लिकेशन करा सेक्शन 154B23 मध्ये, ते आता 27 मध्ये तुम्ही केलेला होता, बरोबर आहे सर। आता 23 मध्ये करा आणि सांगा साहेबांना की तुमच्या हे ऑर्डर होता 127 नंबर मध्ये, ह्यांनी पालन नाही केलेलं आहे, तर आता 23 मध्ये ऑर्डर काढून त्याला बरखास्त करून टाका, म्हणजे ते 5 वर्षासाठी डिबार होऊ शकते, तुम्हाला ते करायला लागेल। आणि याला टाइम बार किती असतो सर एखाद्या ऍप्लिकेशन वर? 5 वर्षासाठी डिबार होते। नाही, तो नाही ऍप्लिकेशन त्यांनी निर्देश जे दिलेले आहे त्यानंतर त्यांना जर निर्देश पोहोचले तर त्यांनी किती दिवसात? 30 डेज। 30 डेज असतात का? हो हो। ओके सर, ओके, थँक्यू सर। ओके, मिस्टर मोहम्मद अफजल।
हेमंत जी, Yes, थोड़ी sir. सी क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। sir. जैसे बिल्डिंग में 60% ऑफ द फ्लोरिंग इज ब्रोकन, विद टाइल्स जितने सारे टूटे हुए हैं, और ये डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड कब से स्टार्ट होता है? From date of OC. ओके ओके, फ्रॉम डेट ऑफ ओसी। ओके, ठीक। क्योंकि OC तक तो वही लायबल रहेगा ही रहेगा। हाँ, तो ओसी के बाद 5 इयर्स तक का। OC 5 years starts from date of OC. ओके ओके, मगर अगर समझो अगर देर आर मल्टीपल नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, और समझो अगर एक 8-10 बिल्डिंग है, सबके अलग अलग ओसी मिले हैं अलग अलग डेट्स पे, और ये जो फ्लोरिंग जो है ये कॉमन एरिया में आता है, तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट? आई एम नॉट श्योर, बट डीसी रूल्स में कॉमन एरिया का क्या परिभाषा है, बट डिफेक्ट रिलायबिलिटी पीरियड इज ऑन द कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। ओके, व्हाट अबाउट द फ्लोरिंग? हाँ, तो फ्लोरिंग अगर बिल्डिंग के नीचे है तो उसमें आ गया, लेकिन अगर बिल्डिंग पर है जहाँ पे पार्क कर रहे वगैरह वगैरह, वो कंस्ट्रक्शन लायबिलिटी में नहीं आएगा। दैट वी नीड टू चेक इट आउट। आई एम टॉकिंग अबाउट द पोडियम लेवल पे जो फ्लोरिंग है, या स्टिल्ट लेवल पे जो फ्लोरिंग है, मैं उसकी बात। दैट विल कम अंडर द बिल्डिंग कोड ओनली। ओके ओके, दैट विल कम अंडर द बिल्डिंग कोड। ये बोलोगे कि मेरी बिल्डिंग के बाहर 5000 स्क्वायर फीट की और जगह है जहाँ पे गार्डन है, पैसेज दिया हुआ है, सीढ़ी दिया हुआ है, कि खेलने का दिया हुआ है, वो क्या डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में कवर होता है कि नहीं होता है? तो अगर नहीं, वो कवर नहीं होगा। एक बार गूगल कर लीजिए डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड अंडर डीसी रूल्स, अगर बीएमसी एक्ट अंडर मोफा, तो काफी कुछ इन्फो निकल आएगा उसके। और डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के लिए आपको प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ लॉ करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं हो जाएगा, आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा जी, और आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा टू जस्टिफाई व्हाट इज द डिफेक्ट। So compliance of that defect also will be certified by your own architect again. There is a थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, पर अगर आप आर्किटेक्ट से कोऑर्डिनेट करोगे तो ये सारा जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो बिल्कुल चल जाएगा। वेरी ट्रू, वेरी। ओके, थैंक यू मिस्टर मोहम्मद फॉर जॉइनिंग। Hello, this is Manjusha. Sir, with regard to parking, what is the situation? What is the position of tenants? Are the tenants eligible for the parking of owner? आपने ओरिजिनली पार्किंग किसको दिया था मैम? मेरा ओरिजिनल पार्किंग मेरा खुद का था, लेकिन मैंने वहाँ अपने घर पे टेनेंट डाल दिया अपने फ्लैट पे। मेरी बात का जवाब दीजिए, मेरी बात का जवाब दीजिए। आपका फ्लैट 101 है, ठीक है? आपको मानो पार्किंग स्लॉट नंबर 10 अलॉट किया होगा, नंबर दिया होगा या नहीं दिया होगा, जो भी कुछ है वो आपके यूसेज के लिए है। करेक्ट। पार्किंग का 100 रुपए भी दे रहे होगे आप। बिल्कुल। और 100 रुपए के ऊपर आप नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस भी दे रहे होगे। बिल्कुल। नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस क्यों लग रहा है आपके ऊपर? क्योंकि टेनेंसी रखा हुआ है आपने। बिल्कुल। तो इन अदर वर्ड्स कानून ढंग पे क्या हुआ, कोर्ट के जजमेंट्स भी है कि आपका पार्किंग टेनेंट इज एंटाइटल्ड टू यूज, और सोसाइटी ये नहीं बोल सकता है कि ये खाली मेंबर के लिए है, वो मेंबर का प्रतिनिधि है इस समय। जी। देयर इज ए प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टेनेंट एंड द फ्लैट ओनर। करेक्ट। पार्टी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सोसाइटी ऑल्सो। कैसे? क्योंकि नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस दे रहे हो, क्योंकि आपने नॉमिनल मेंबरशिप फीस भी दिया था 100 रुपए का, क्योंकि आपने फॉर्म नंबर 11 और 27 भी भरा था बाय लॉ का। राइट। हाँ, तो सोसाइटी इज ए पार्टी टू ऑल दिस डीलिंग्स। राइट। तो 10% मत दो, फिर मत लो। एनीवे, थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग इन। हेलो, मिस्टर अभिनव खोट। हॅलो, नमस्कार सर. नमस्कार साहेब. मी पनवेल करंजाडेमधनं बोलतोय. आम्ही जस्ट आता 30 मेंबरची सोसायटी आहे. तर जस्ट आता बिल्डिंगला जवळजवळ 7 वर्ष झाली, पण पहिल्या जी कमिटी होती त्यांनी 5 वर्ष जे हँडओव्हर आम्हाला दिलं, पण त्याच्यामध्ये त्यांनी सिंकिंग फंड, रिपेअर फंड याचा काही भरणा केला नव्हता. 2 रुपये स्क्वेअर फीटने चार्ज करत होते.
आणि मुद्दा असा आहे की ते सिंकिंग फंड वगैरे अकाउंट आहे ते कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये काढायचं हे बंधनकारक असतंच का? कारण कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये आता आम्हाला कर्नाळा बँकचा जो अनुभव वाईट आलाय, कारण आमचे 4.5 लाख रुपये डुबले होते, ते आता जस्ट आम्हाला रिटर्न मिळाले, त्यासाठी खूप आम्हाला फाईट करावी लागली. तर आता आम्ही विचार करतो 1 ऑगस्ट पासून सिंकिंग फंड जो काढायचा आहे म्हणजे या वर्षासाठी आम्हाला चालू करायचा आहे, तो गव्हर्नमेंट रेकग्नाइज बँकेमध्ये काढला तर चालेल का ते अकाउंट? ओके. बरं, आपला प्रश्न असा आहे की सिंकिंग फंड आणि रिपेअर फंड मला कोऑपरेटिव्ह बँकमध्ये नाही जमा करायचे, कारण की मला कॉन्फिडन्स नाही, मला भरोसा नाहीये त्याच्यावर. बरोबर आहे साहेब? बरोबर. ओके. बरं, सिंकिंग फंड, रिपेअर फंड, रिझर्व्ह फंड, डोनेशन फंड वगैरे वगैरे कुठे तुम्ही जमा करू शकता? तुमच्या लायकीची कोऑपरेटिव्ह बँक, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव्ह बँकमध्ये 1, कुठलाही नॅशनलाइज्ड बँकमध्ये, स्टेट बँक, बँक ऑफ बरोडा वगैरे वगैरे, पर यू कॅनॉट डिपॉझिट, तुम्ही ते प्रायव्हेट बँक्स मध्ये डिपॉझिट नाही करू शकता. ओके. तुम्ही सिंकिंग फंड, रिपेअर फंड बाय ड्यू प्रोसिजर ऑफ लॉ फॉलो करून शेअर मार्केटमध्ये, डिबेंचर्स, म्युच्युअल फंड्स, पोस्ट ऑफिस मध्ये पण इन्व्हेस्ट करू शकता, पण त्याची परवानगी तुम्हाला जनरल बॉडीवरून घ्यायला लागेल. त्याची परवानगी रजिस्ट्रार कडून घ्यायचा प्रश्न नाही येत कुठेही. म्युच्युअल फंडामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करू शकतो का? हो साहेब, हो साहेब. आम्ही एक वेबिनार केला होता फंड्स वगैरेच्या बद्दल, ते आमच्या वेबसाईटमध्ये ते वेबिनारचं व्हिडिओ आहे, थोडा शोधून घ्या, ते तुम्हाला ते पण मिळेल, त्याच्यात सर्वच काय स्पष्ट केलेलं आहे. तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट कुठे कुठे करू शकता? शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव्ह बँक, नॅशनलाइज बँक, शेअर मार्केट, दॅट इज इक्विटीज, त्याला म्हणतात स्पेसिफाईड सिक्युरिटीज. त्या आरबीआयने स्पेसिफाईड सिक्युरिटीज एक लिस्ट काढलेला आहे. ठीक आहे. लॉंग टर्म साठी बघायचं आहे मला फंड. हो, ते तर ते तुमच्या जनरल बॉडीमध्ये ते पॉलिसी बनवायला लागेल की आम्हाला हे फंड्स वगैरे कुठे कुठे कसं कसं काय, किती टर्म साठी काढायचं, कधी काढायचं, त्याचा काय काय उपयोग करायचा, ते सर्व तुम्हाला रेझोल्युशन नोंदणी करायला लागेल. ठीक आहे. पण इन शॉर्ट आपण म्हणजे एसआयपी थ्रू म्युच्युअल फंड मध्ये इन्व्हेस्ट करू शकतो? येस सर, येस सर. तुम्हाला ते फायनान्शियल रजिस्टर्ड फायनान्शियल ऍडवायझर, सेबी रजिस्टर्ड फायनान्शियल ऍडवायझरचा रिपोर्ट घ्यायला लागेल. ते तुम्हाला सांगतील की हे तुमचे 100 रुपये तुम्ही कुठे कुठे इन्व्हेस्ट करू शकता. त्याचे रिपोर्ट तुम्हाला जनरल बॉडीमध्ये कन्सिडर करायला लागेल, अप्रूव्ह करायला लागेल, मग इन्व्हेस्टमेंट करायचं. बरोबर. Hello. मिस्टर सुनील. Sinking fund shortfall, the managing committee is not giving the reasons, but after asking and repeatedly following up, they have transferred the amount from bank deposits. So is it correct? They have made good the amount from transfer from the bank deposits. यू आर सेइंग कि सिंकिंग फंड 100 रुपया जमा किया लेटर से पिछले 10 सालों में. ओके. और वो शॉर्ट हो गया, मतलब बैलेंस शीट में 100 रुपए नहीं दिख रहा है. नहीं, अचानक वो 1 साल में वो कम दिखाई दिया, तो क्वेश्चन पूछा तो उनको रीजन उन्होंने दिया नहीं, बट वो हमने पूछने के बाद नेक्स्ट ईयर इमीडिएटली उन्होंने बैंक डिपॉजिट्स कम करके वो शॉर्टफॉल कम कर दिया. तो शॉर्टफॉल का रीजन क्या है? पैसा खा लिया और किसी काम में यूज कर लिया? वो तो बोलते नहीं है. ठीक है, तो आप क्या करिए, आप उनको आपका सोसाइटी का उस पीरियड का री ऑडिट करवाइए, री ऑडिट अंडर सेक्शन 81(6). और ये कारण बताइए, आपने जो मुझे बोला ये सब डिटेल्स दीजिए. अगर पिछले 2-3 सालों का बैलेंस शीट वगैरह अवेलेबल है तो वो आप करिए. री ऑडिट का पैसा आपको अपनी जेब से भरना होगा. री ऑडिट की एप्लीकेशन पे 100 रुपए का टिकट लगाना पड़ेगा. ओके. तो उसमें री ऑडिट में पूरा फाइनेंशियल चेक करा जाएगा कि सिंकिंग फंड बैलेंस शीट का अमाउंट से मिसमैच कर रहा है, कहाँ खर्चा हुआ है, कैसे गया, खा पी लिया कि क्या कर लिया, तो सब उसमें डिटेल आ जाएगा. अगर ये साबित हो जाता है कि कुछ गबन हुआ है, मिस अप्रोप्रिएशन वगैरह हुआ है, somebody has written off the fund, there is misfeasance or misappropriation, then the funds will be recovered from that particular tenured managing committee अंडर सेक्शन 88, और उसको 5 साल के लिए डीबार भी कर दिया जाएगा. थोड़ा लंबा प्रोसेस है पर हो सकता है, नॉट एन इश्यू ऑन दैट. ओके, बट उन्होंने अभी जो ट्रांसफर किया है बैंक अकाउंट से सिंकिंग फंड में, इज इट करेक्ट? नो सर. ओके सर, थैंक यू. सिंकिंग फंड अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम मेंबर्स 25 रुपया, वही उतना ही अमाउंट सिंकिंग फंड में जाएगा. वो 26वां रुपया कहीं और से लेके सिंकिंग फंड में आप नहीं डाल पाओगे. इट हैज टू मैच, पारी क्रॉसी होना चाहिए. इधर से लिया, इधर से जमा किया.
इधर से लिया और कोई काम में खर्चा किया और किधर से लाके करके रख दिया, 1 ईयर का काम नहीं चलता है। Correct. Thank you, sir. थैंक यू Thank you. मिस्टर Sir, one question. May I ask? यस प्लीज। Sir, deficiency of service for federation. I mean, if in the common area, if there is a tiles are broken or anything, and we write a letter, the society is the member of the federation, and society writes a letter to the federation saying that okay, these are some problems which we find that okay, this in common area which you need to rectify, and the federation says that okay, right now we don't have funds, and once the funds come, then we will be able to do it at a particular date or time. And in case they don't perform at that time, will that amount to deficiency of service by the federation? एक्सेप्टेंस ऑफ एलेकुना, एक्सेप्टेंस किया आपने, फेडरेशन ने एक्सेप्ट कर लिया वो चीज को कि टाइल टूटी हुई है, अभी पैसा नहीं है, बाद में करेंगे। तो बाद में करने का अगर कोई अवधि दिया हुआ है, पीरियड दिया हुआ है, टेन्योर दिया हुआ है, तो वो टेन्योर के लिए आपको वेट करना है और उसके बाद में आप 91 सेक्शन में फाइल कर सकते हो कोऑपरेटिव कोर्ट, या आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी फाइल कर सकते हो। सोसाइटी आपका कंज्यूमर है, सर्विस रिसीवर, एंड फेडरेशन इज योर सर्विस प्रोवाइडर, सो दिस बोथ थिंग्स कैन बी डन। और वो टाइल टूटने से अगर कोई गिर जाता है, जख्म हो जाता है, शारीरिक व मानसिक परेशानी हो जाती है, तो फेडरेशन के अधिकारी के विरुद्ध में आप इंडियन पेनल कोड में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी फाइल कर सकते हो, पुलिस FIR वगैरह करके। पॉसिबिलिटी है, लेकिन हो सकता है, नॉट एन इश्यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Anybody else? Mr. Narendra Shah. One small question, we are running out of time. Sir, can I ask? Mr. Narendra Shah. सर, हमारी सोसाइटी लास्ट अभी 3 महीना पहला एक SCM बुलाया था, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग, तो उसमें कोरम नहीं था, फिर भी वो लोग ने मीटिंग बोलता है कि हम लोग इसमें लिखेंगे और जो भी है वो हम लोग उसको रेगुलर करेंगे, तो चलेगा ऐसा विदाउट कोरम? कोरम नहीं है मतलब मीटिंग तो 30 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया होगा कोरम के लिए आपने। हाँ, तो दिया 30 मिनट का ड्यूरेशन दिया, फिर भी कोरम नहीं था, खाली आउट ऑफ 32 मेंबर्स ओनली 10 मेंबर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, आपका नोटिस में लिखा हुआ है कि कोरम नहीं है और 30 मिनट्स के बाद में मीटिंग चालू करेंगे, कोरम हो या नहीं हो, तो दैट इज एक्सेप्टेबल इन लॉ। आपकी मर्जी थी ना कि आप कोरम पे आए नहीं आए, तो आप नहीं आए तो सोसाइटी का कार्यभार थोड़ी ना रुका दोगे आप। अच्छा, तो चले ऐसे कोरम नहीं तो भी चालू कर सकते। यस, ओके, सो वी विल कंक्लूड टुडेज वेबिनार। मिस्टर संजय, आपको कुछ पूछना है क्या? छोटा सा क्वेश्चन कुछ। सर, ये जो एनुअल रिपोर्ट, लास्ट एनुअल रिपोर्ट फाइल्ड बाय सोसाइटी, कैन वी आस्क दिस डिटेल्स इन RTI टू रजिस्टर ऑफिस? If the society has filed the copy before the registrar, then you can ask under section 2F of the RTI Act. नहीं, लेकिन यहाँ पे we know that okay that they have not filed, so can I just reconfirm it by putting By filing an RTI, you can demand documents. Okay, you cannot demand replies or confirmation, etc. So can I ask the last document or annual report submitted by the society? Yes, you can do that. Okay, right. Thank you very Sir, much. one last question, sir. Sir, one question, sir. Okay. Sir, RTI is applicable to the society, sir? No, sir, but it is indirectly applicable. जैसे उदाहरण के तौर पे आप सोसाइटी को RTI करोगे, ठीक है? RTI के लिए एक अधिकारी का होना जरूरी, दैट इज PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। Public information officer is supposed to be only and only a government servant, any public servant. आप सोसाइटी में तो PIO है नहीं, है ना, फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी भी नहीं है, कोई नहीं है, तो आप उसके सामने अर्जी किसके सामने करने वाले हो? सर, हम डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास PIO किया, फिर फर्स्ट अपील सब रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने लिया, फिर सेकंड अपील में हम जब उधर गए राज्य माहिती आयोग में, तो उन्होंने बोला कि RTI इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन एडेड सोसाइटी। दैट इज, आपने कौन से सेक्शन में RTI डाला था? 2005 का जो RTI एप्लीकेशन फॉर्म रहा वही भरा था हमने। वो तो एक्ट है, लेकिन कौन सा सेक्शन में डाला हुआ है?
कलम कौन सा लगाया था? सेक्शन नहीं लिखा था सर हमने। ठीक है, तो अभी कैसा है कि अगर आप सेक्शन 2F में फाइल करते हैं आरटीआई, पब्लिक अथॉरिटी डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में, तो उसका काम है कि वो आरटीआई एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन सोसाइटी से जमा करे और फिर आपको दे। ओके सर, ठीक है, तो उसमें तो ये ऊपर लिखना जरूरी था पूरा? हाँ, ये लिखना जरूरी है, तो ही अधिकार समझेगा कि कौन से अधिकार में अधिकार के हिसाब से मेरे को ये इंफॉर्मेशन मंगाना है करके। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। हेमंत जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना अच्छा हमको ज्ञान देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। हाँ, और आपके लिए मैं यही बोलूंगा कि कुछ लोग जिंदा दिल और मस्त कलंदर होते हैं, दिलों को जीतने वाले साये सिकंदर होते हैं, रहते थे वो जमी पर। हेमंत जी आप जैसे कुछ अंबर होते हैं। थैंक यू सर। वेलकम सर फॉर योर काइंड वर्ड्स, बट नॉलेज बांटने में कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप मुझे पैसे बांटने को बोलते हैं मेरे जेब का, तो फिर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं देता। Sir, can I ask? 2F सेक्शन 2F ऑफ द आरटीआई एक्ट। Sir, can I ask? हमारा टाइम खत्म हो गया एक्चुअली, सो इफ यू हैव अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन देन प्लीज गो अहेड। या सर, अगर पीएमसी और सॉलिसिटर ये लोग अपॉइंट करते हैं सोसाइटी रीडेवलपमेंट के लिए, तो उसका जो खर्चा आता है 5 लाख के ऊपर आता है, तो पब्लिक नोटिस देना बहुत मैंडेटरी है या ऑप्शनल? आपका प्रश्न नहीं समझा मैं, आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही है। सर और एक लेक्चर ले लीजिए ना इसके ऊपर। ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल डू दैट। लक्ष्मण साहब, हम इस पे और कभी बात कर लेंगे, अगले वेबिनार पे वक्त होगा तो बात कर लेंगे। तो आप सारे दोस्तों का धन्यवाद मीटिंग अटेंड करने के लिए आज का, और आपके परमिशन से वी विल कंक्लूड टुडेज वेबिनार। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स फॉर अटेंडिंग एंड सपोर्टिंग दिस नॉलेज शेयरिंग वेबिनार। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody. थैंक यू सर। Thank you, Hemant ji. Thank you, Hemant sir. Very